मलिक साहब, आज जुडिशियल अपॉइंटमेंट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए अख्तर हुसैन साहब ने रिजाइन किया है। आप कैसे देख रहे हैं इस रेजिग्नेशन को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात है कि उन्होंने ऐसे वक्त पे रेजिग्नेशन दिया है जब तमाम तर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं और सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट की जो अपॉइंटमेंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या एडिशनल सेशन जजेस के हवाले से जो 5-6 नाम है 28 तारीख को JCP का इजलास होना है। उस इजलास में वो शरीक नहीं होंगे क्योंकि अब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, बलूचिस्तान हो, पेशावर हो, इसके अलावा लाहौर हो या सिंध हो, इन तमाम हाई कोर्ट्स में उन्होंने बाकायदा से अपने जी बिल्कुल हक रायदही जो उनकी JCP में है उसका बाकायदा से इस्तेमाल किया। कई केसेस में उन्होंने या कई नॉमिनेशंस पे उन्होंने बिल्कुल साथ दिया हुकूमत का और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स थे जिस पे वो साथ नहीं दिया उन्होंने। लेकिन बरकैफ हमारी जो ये JCP की प्रोसीडिंग्स हैं ये बिल्कुल सामने हैं और इसमें अली जफर साहब भी शामिल रहे। सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट के हवाले से वो नहीं बैठे, लेकिन यहाँ पे ये कहना मैं मकसूद समझता हूँ कि अब अगर दिया है तो आई थिंक इट्स टू लेट इन द डे। और उनकी अपनी कोई ज़ाती वजूहात ज़रूर हो सकती हैं जिनकी बुनियाद पे उन्होंने इस पूरे प्रोसेस के होने के बाद अब एट द 11th आवर अपना रेजिग्नेशन टेंडर किया है। पाकिस्तान बार काउंसिल एट लिबर्टी है, वो किसी और एडवोकेट को नॉमिनेट भी कर सकते हैं, सीनियर एडवोकेट को, जो एक प्रोसीजर है। तो जो नेक्स्ट 28 तारीख को होनी है लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के हवाले से जो 5-6 जजेस हैं मेरे ख्याल से जिनको नॉमिनेट किया गया है, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं या एडिशनल सेशन जजेस, तो उनकी नॉमिनेशन के हवाले से मैं समझता हूँ कि वो तो नहीं बैठेंगे। लेकिन उससे पहले नए मेंबर का जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम है या जो उनकी सजेशन है पाकिस्तान बार काउंसिल की, वो सामने आ जाएगी या उनकी नॉमिनेशन। तो ये कह देना कि अभी इस वक्त उन्होंने जब रिज़ाइन किया तो मेरे लिए ये कोई बात समझ नहीं आई मुझे। अलबत्ता क्या ही बेहतर होता कि वो शुरू से ही पहले ही उसमें जो भी उनका माइंड था, अगर इतना ही जजेस की अपॉइंटमेंट पे उनका इशू था तो वो पहले से रिज़ाइन कर देते। इतने हाई कोर्ट्स होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट होने के बाद फिर इस मोमेंट पे रिज़ाइन करना, ये कोई बात समझ नहीं आती टू रीजनेबल प्रूडेंट माइंड। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उसके साथ साथ अब अगर उन्होंने रिज़ाइन किया है तो इसकी कोई वजूहात जो है कोई वाज़ेह तौर पे वो अपने लेटर में भी नहीं बता सकते या और बताई भी नहीं उन्होंने। तो उन्होंने बस ये कहा कि मुझे कुछ रिजर्वेशंस हैं इस हवाले से, ये कंट्रोवर्सीज हैं, तो उस हवाले से मैं करूंगा। JCP का कोई काम नहीं था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी के हवाले से, वो तमाम तर मामला था प्रेसिडेंट का इख्तियार है और प्रेसिडेंट नहीं किया। और उनके अपने जो जज साहब हैं, चीफ जस्टिस जो फॉर्मर चीफ जस्टिस रहे हैं, उन्होंने तमाम तर मामला सीनियरिटी का डिसाइड किया कि कौन सीनियर है कौन नहीं है, और इसी हवाले से सीनियरिटी लिस्ट उन्होंने डिसाइड की और रिप्रेजेंटेशन भी उन्होंने डिस्पोज ऑफ की। अब क्योंकि मामला ये सुप्रीम कोर्ट आ चुका है तो अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या मौक़िफ़ आता है, क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं। अलबत्ता इस मोमेंट पे उनका रिज़ाइन करना मुझे तो समझ नहीं आया कि क्यों उन्होंने इस मोमेंट पे रिज़ाइन क्या आप इस की तस्दीक करेंगे वाकई एहसन भून साहब आ सकते हैं? देखिए, अभी फिलवकत हतमी कोई जो है इसमें डिसीजन नहीं लिया गया और बिल्कुल सीनियर लॉयर्स जो हैं पाकिस्तान बार काउंसिल किसी को भी रिकमेंड कर सकती है, नॉमिनेट कर सकती है। और ये मैं उसको रूल आउट तो नहीं करूंगा, वो एक सीनियर लॉयर हैं, बिल्कुल कंसिडर हो सकते हैं। लेकिन एट दिस स्टेज तो कोई हतमी चीज़ नहीं सामने आई। पाकिस्तान बार काउंसिल खुद एक इंडिपेंडेंट व्यू रखती है और जो चेयरमैन है और दीगर उसके मेंबरान हैं वो आपस में मशावरत करेंगे, डिसाइड करेंगे, तो फिर उसके बाद ही जो नॉमिनेशन होनी है चाहे किसी की भी हो बाशमूल इनके, तो फिर उस पर हो सकता है। लेकिन इसमें फिल वक्त मैं नहीं समझता कि कोई सदाकत है या तस्दीक की जा सकती है कि फॉर श्योर उन्हीं का ही नाम है। दीगर और कई सीनियर लॉयर्स हैं, उनमें से भी कोई हो सकता है। तो जी
जी बिल्कुल सही है सर। अब ये लेकिन अगर ऐसा मोहन साहब का नाम ज़ेर गौर आता है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि अभी आप रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन ये हतमी भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में तो फिर ये इल्ज़ाम लगेगा कि एक ही ग्रुप है, आज़म मजीद तारड़ साहब के करीबी हैं, तो फिर एक बार का नुमाइंदा, जो असल रूह थी इसकी कि जुडिशल कमीशन में बार की एक नुमाइंदगी होनी चाहिए, तो वहां पर तो फिर हुकूमत ने अपना ही एक बंदा लगवा लिया है, तारड़ साहब ने अपना एक बंदा लगवा लिया। फिर इस तरह के इल्ज़ामात का सामना जुडिशल कमीशन को नहीं करना पड़ेगा क्या, और हुकूमत को भी? देखिए, इस पे ऑलरेडी हमारे पे बड़ा जो है एलिगेशन लगा है। अख्तर हुसैन साहब के टाइम पे भी जब वोट गिने जाते थे जेसीपी की मेंबरान की या उसकी कॉम्पोजिशन के हवाले से, तो अख्तर हुसैन को भी हमारे खाते में डाल दिया जाता था और उनको भी कहा जाता था क्योंकि ये हुकूमत की सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो अभी फिलवकत क्योंकि लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल जो हैं वो शायद इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें ऐसी कोई हकीकत में बात नहीं है। पाकिस्तान बार काउंसिल एक अपना व्यू रखती है, इंडिपेंडेंट है अपने फैसलों में और अपनी नॉमिनेशंस में, तो उसमें अख्तर हुसैन साहब भी हमारे खाते में डाल दिए जाते थे। अगर वाकईतन ऐसी बात होती और मैं एक्सेप्शन लेता था उस वक्त भी कि अख्तर हुसैन साहब को पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे को आप हुकूमत के खाते में नहीं डाल सकते, आप अटॉर्नी जनरल को डाल सकते हैं, लॉ मिनिस्टर को डाल सकते हैं, और 2 मेंबरान जो एक सेनेट से और एक नेशनल असेंबली से हैं, ये 4 हुकूमत की वोटें हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। सिविल सोसाइटी वाली भी वो हमारे खाते में आ जाती थी क्योंकि वो स्पीकर ने नॉमिनेट किया था, एंड समबडी जो अहल हो सेनेटर बनने का, वो क्योंकि रिक्विजिट्स तमामतर देखे गए थे, तो ये सारी वोटें मुतवातिर तौर पर आपके जितने भी जर्नलिस्ट भाई और बहनें हैं और टीवी एंकर्स हैं, वो बिल्कुल मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह कि वो हमारे ही खाते में डालते थे और कहते थे कि यह आपका क्योंकि पड़ला भारी है और आपकी वोटें जो है ना वो ज्यादा हैं, तो आप अपनी मर्जी के जजेस लगाएंगे। हालांकि ऐसी बात नहीं है। सही है। तमाम तर एक नॉमिनेशन के ऊपर, और जो परफॉर्मा था, क्योंकि अली जफर साहब तो खुद मेंबर हैं उस जेसीपी की कमेटी के, तो बिल्कुल उसमें इन्होंने देखा कि जो परफॉर्मा था जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से और जो नए रूल्स बने हैं तो बड़े सख्त थे और बड़े स्ट्रिंजेंट थे, तो कोई उसको बाईपास नहीं कर सकता था किसी हवाले से भी। प्रैक्टिसिंग वो लॉयर्स जो अच्छी रिप्यूट रखते हों, जिनकी रिपोर्टेड जजमेंट्स हों और जिनका एक वसी और रीज़ तजर्बा हो लीगल केसेस में, तो उन्हीं को ही नॉमिनेट किया गया था और ये जीत कर आए थे। तो ये आपके ख्याल में भी हैरत की बात है सर, ये जो स्टांस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, खास तौर पर रऊफ अता साहब के होते हुए? देखें, अब यही मैं बात करता हूं कि जजेस इंडिपेंडेंट हैं, अदालतें इंडिपेंडेंट हैं और लॉयर्स इंडिपेंडेंट हैं। लॉयर्स की जो बॉडीज हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। हर चीज़ को मोड़ तोड़ के हुकूमत के साथ जोड़ देना और फिर कह देना कि ये हुकूमत की सपोर्ट करते हैं, जहां हुकूमत सही है वो हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। आज उन्होंने एक डिफरेंट और एक्सेप्शनल व्यू लिया है इस तमाम तर चीज़ पे, मीडिया की जितनी भी बॉडीज़ हैं उनके साथ मुलाकात करने के बाद, उस सेमिनार के बाद, तो अच्छी एक मैं समझता हूँ हेल्दी बात है अगर वो समझते हैं, जो कि मैं खुद भी ये व्यू रखता हूँ कि मज़ीद कंसल्टेशन होनी चाहिए थी, इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता था। लेकिन विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया, और क्योंकि ये काफ़ी 1.5, 2, 2.5 साल से तकरीबन ये कम से कम चल रहा है सारा मामला, 2.5-3 साल से, तो इसमें देर नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन बरकैफ मेरा प्रिंसिपल स्टांस ये कि इसको मजीद बेहतर अभी भी बनाया जा सकता है। मैंने 12 दफ़ा कहा कि जो जर्नलिस्ट की जॉइंट एक्शन टास्क फोर्स है या जॉइंट एक्शन कमेटी है वो इंगेज करे। ये काम असल में वजीर इत्तलात का है और वजीर दाखिला का है, उन्होंने इंगेज करना है। हम तो बसीयत पोस्ट ऑफिस या हमारी जो वैल्यूएबल इनपुट है एट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, वो हम देने के लिए तैयार हैं, हम इंगेज करने के लिए तैयार हैं। मैंने बल्कि खुद भी कहा, मैंने कहा जी अगर मुझे भी रीच आउट करती है जॉइंट एक्शन टास्क फोर्स तो मैं भी बैठने के लिए तैयार हूँ। राना सनौल्ला साहब ने भी यही बात की, अता तारड़ साहब ने भी यही बात की, तो हम तो बैठने के लिए तैयार हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा तो इसमें बिल्कुल बेहतरी आनी चाहिए, इसके रूल्स जो बनने हैं उसमें भी बेहतरी आनी चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि कोई ऐसी शिक है जिस पे एक सवालिया निशान है, ये जो आप समझते हैं कि उसको बेहतर होना चाहिए और वो वेग है, तो बिल्कुल मैं समझता हूं कि उस पर बात हो सकती है और करनी चाहिए और उसको चेंज भी होना चाहिए।
आपका भी वैसे पॉइंट साहब ऑफ जब व्यू ये हमें मंजूर हो रहा था इनकलकेट उस वक्त करना बहुत चाहिए। जल्दबाजी में किया जा रहा था और सहाफियों के साथ तो मुलाकातों में उन्हें यकीन दिला भी गया और जर्नलिस्ट ने सिर्फ इतना कहा था कि इसको चंद दिन के लिए डिले कर दीजिए, बल्कि सेनेट की जो कमेटी थी जिसमें खुद इरफान सिद्दीकी साहब मौजूद थे और दीगर और बड़े सीनियर सेनेटर्स मौजूद थे, उसमें मैं खुद एंकर्स के साथ वहां गया था और हमने उनसे दरखास्त की कि जी अभी चंद घंटों के लिए आप हमें वक्त दे दीजिए, फिर सुन लीजिए, लेकिन वो 5 मिनट के अंदर मंजूर हुआ और फिर उसी दिन वो पास हो गया सेनेट से। तो बहुत जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया। आप नहीं समझते कि आप इसको होल्ड पे डाल के मैं वो इसलिए बताता हूं कि आप फौरी कंसल्टेशन करके मैं बता देता हल निकलना चाहिए। मैं उस पे भी आपको अर्ज कर देता हूं, क्योंकि देखें फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन और ये तमाम तर जो फॉल्स न्यूज का एक बाजार गर्म हुआ है, लोगों की इज्जतें सरेराज जो है वो छाली जा रही हैं, डीप फेक्स, AI जनरेटेड इमेजेस, वीडियोस बनाई जा रही हैं और मुख्तलिफ इवेंट्स में बनाई गई हैं। तो मैं समझता हूं कि इसको एड्रेस होना जरूरी है, जिससे आप भी एग्री करते हैं, आप भी कहते हैं कि जी बिल्कुल फेक न्यूज को, झूठी खबरों को खत्म होना चाहिए, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन को खत्म होना चाहिए। लेकिन उसके साथ बिल्कुल हमारी तरफ से जल्दबाजी मेरे ख्याल से तो क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का तमाम तर मामला था, तो वो उस पर जवाबदेह हैं। हमने तो उसकी नोक पलक देखी और जितना हम उसको दुरुस्त कर सकते थे हमने बिल्कुल उसको किया।